हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो 1857 की क्रांति। हालांकि इसके पहले मैं आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लास ले चुका हूं। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, एक विस्तार रूप से इसे हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन 1857 की क्रांति को विस्तार रूप से पढ़ने या समझने से पहले इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उस स्ट्रक्चर को पहले हम जान लेते हैं, है ना। पहले उस स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए इसमें हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति में जो हमें पहला पढ़ना है वह आपको 1857 के क्रांति का कारण पढ़ना है ना। 1857 के क्रांति का कारण पढ़ना है। दूसरे नंबर में हमें इसका प्रारंभ पढ़ना है ना। प्रारंभ या योजना, है ना। 1857 के क्रांति की प्रारंभ या योजना पढ़ना है। दूसरा हमें जो पढ़ना है वह हमें विस्तार, तीसरा हमें जो पढ़ना है वह 1857 के क्रांति का विस्तार पढ़ना है ना। 1857 के क्रांति का विस्तार पढ़ना है। उसके बाद चौथा हमें जो पढ़ना है वह 1857 के क्रांति के असफलता का कारण पढ़ना है। असफलता का कारण पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद हमें नेक्स्ट में हमें जो पढ़ना है वह 1857 के क्रांति का स्वरूप पढ़ना है। और अंतिम में हमें जो पढ़ना है वह परिणाम पढ़ना है ना। परिणाम समझिएगा। 1857 के क्रांति का सबसे पहले कारण को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 1857 के क्रांति का प्रारंभ या योजना को जानने का प्रारंभ करेंगे कि 1857 की क्रांति की योजना कब बनी या कैसे प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1857 के क्रांति के विस्तार या प्रसार को जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार या प्रसार हुआ। उसके बाद 1857 की क्रांति की असफलता का कारण पढ़ेंगे। उसके बाद इनके स्वरूप को बारे में जानेंगे कि 1857 की क्रांति आखिर किस प्रकार की क्रांति थी। उसके बाद अंत में उसके परिणामों को हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो 1857 की क्रांति का यह पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन इस क्रांति के विषय में जानने से पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं कि क्योंकि वो जानना ज़रूरी है ना। तो आइए पहले 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे हेडिंग हो जाएगा 1857 के क्रांति के समय, 1857 के क्रांति का समय। एक नंबर में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बहुत बार पूछता है ना, या पूछा गया है। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वह आपको पार्म स्टर्न था, है ना। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तीसरे नंबर में विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त अंग्रेज सेनापति कॉलिन कैंपबेल, है ना। उसके बाद 4 नंबर में हम देखेंगे मुगल सम्राट था आपको बहादुर शाह
जफर और 5 नंबर में प्रतीक कमल एवं रोटी, है ना, कमल एवं रोटी। तो ये हमें याद रखना होगा कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, विद्रोह को दबाने के लिए जो नियुक्त किया गया अंग्रेज सेनापति था वह कॉलिन कैंपबेल था, और उस समय का जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, और जो 1857 का जो प्रतीक था वह कमल एवं रोटी था, है ना। तो ये जानना आपको ज़रूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे और बताते हैं। चलिए, ये था हमारा 1857 के क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम आते हैं 1857 के क्रांति के कारणों में, है ना। 1857 के क्रांति के कारणों में सबसे पहले समझते हैं कि 1857 की क्रांति आखिर हुई किस पर, इसका क्या कारण थे। समझिएगा, किसी भी क्रांति या विद्रोह के पीछे जन समूह होता है, जन समूह का असंतोष जिम्मेदार होता है। फिर समझिएगा, किसी भी क्रांति या विद्रोह के पीछे जन समूह का अशांति जिम्मेदार होती है ना, जन समूह का अशांति जिम्मेदार होता है। लेकिन अशांति तभी होता है, असंतोष तभी होता है जब किसी जन समूह या व्यक्तियों के अधिकारों को दबाया जाए। बिना व्यक्तियों के अधिकारों के दबाए बिना असंतोष उत्पन्न नहीं होती है ना। 1857 की क्रांति उसी जन समूह के अधिकारों को दबाए जाने का परिणाम था, जो अलग अलग समयों पे इनके अधिकारों को दबाया गया था, जिससे लेकर यहाँ के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी, और असंतोष के भावना की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप ही 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। हालांकि 1857 की क्रांति कोई रातों रात घटने वाली घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे 1757 से लेकर 1857 के बीच लगभग 100 वर्षों के बीच में प्रमुख कारण जिम्मेदार थे, है ना। 1757 से लेकर 1857 के बीच जो लगभग 100 वर्षों का जो गैप था, इन्हीं 100 वर्षों के अधीन विभिन्न कारण जिम्मेदार थे जिनके वजह से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। अब वह कारण कौन कौन थे, उस कारणों को पहले हम देख लेते हैं, ठीक ना। 1857 के क्रांति के कारणों को हम देख लेते हैं कि वह क्रांति के कारण कौन कौन से थे, ठीक ना। तो ध्यान देते हैं 1857 के क्रांति के कारणों में, है ना। 1857 के क्रांति के कारणों में एक नंबर था आपको राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। 2 नंबर में था सामाजिक कारण। 3 नंबर में था धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। 4 नंबर में था आर्थिक कारण। 5 नंबर में था सैनिक कारण, और 6 नंबर में था तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण, है ना। यानी 1857 के क्रांति में ये 6 कारण जिम्मेदार थे। अब हम आते हैं एक एक कारणों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राजनीतिक कारण का परिणाम क्या हुआ, सामाजिक कारण का परिणाम क्या हुआ, धार्मिक कारण का परिणाम क्या हुआ। इस तरह से 6 हम कारणों के विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे। चलिए, 1 नंबर में हम जानने का प्रयास करेंगे राजनीतिक कारण। अब देखिएगा, राजनीतिक कारण में पहला जो था, राजनीतिक कारण में जो पहला था वह था आपको सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली। समझिएगा, पहला नंबर राजनीतिक कारणों में जो पहला कारण था वह सहायक संधि प्रणाली था। भारत में 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली
भारतीय गवर्नर बनकर के आया है ना, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसी ने सबसे पहले इस सिद्धांत को लागू किया, सहायक संधि प्रणाली को लागू किया। हालांकि याद रखिएगा, इसके पहले भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि प्रणाली को लागू किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। भारत में जब लॉर्ड वेलेस्ली आया तो इसने भारत में 1798 में सहायक संधि प्रणाली को लागू किया, है ना। यह एक जो लॉर्ड वेलेस्ली था, यह सबसे बड़ा साम्राज्यवादी था। इसका मुख्य उद्देश्य ही था, यह भारत में इसीलिए आया था कि जितना से जितना हो सके हम भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला सकें। इसीलिए उसने भारत में सहायक संधि प्रणाली को लागू किया। सहायक संधि का अर्थ था, इसका एक अभिप्राय था कि जिस राजा से यह संधि की जाती थी उसके राज्य में ब्रिटिश सेना को रखा जाता था और ब्रिटिश सेना को रखने के बाद उससे संधि की जाती थी कि आप बिना अंग्रेज़ों के पूछे आप बाहरी लोगों से न तो युद्ध कर सकते हैं और न संधि कर सकते हैं, न किसी को व्यापार करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। और जो भी ब्रिटिश सेना उस राज्य में रहेगी उसका टोटल खर्च आपको ब्रिटिश कंपनी को देना होगा। इस तरह से जब ये संधि होती थी, या तो राय से हो या दबावपूर्वक हो, जब ये संधि होती थी तो इस संधि के तहत जिस राज्य के साथ किया जाता था उसे लूट लिया जाता था। हर तरह से राजनीतिक स्तर से या आर्थिक स्तर से लूट लिया जाता था, है ना। जिसके वजह से काफ़ी जो प्रांत थे, काफ़ी राज्य थे जो इनसे नाराज हो गए और नाराज होने के कारण इनके विरुद्ध जितने भी अपदस्थ राजा हुए वह अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। अब देखिएगा 18 सहायक संधि के तहत कौन कौन से राज्य स्वीकार किया था, है ना। सहायक संधि के तहत स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम देख लेते हैं, ना। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था, तो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य था वह हैदराबाद था। आता है हैदराबाद के निजाम, है ना। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, लेकिन और भी राज्य थे जो सहायक संधि को स्वीकार किए थे, उसको हम देख लेते हैं, है ना। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के क्रम में आपको HMT APBS, है ना, ये लोग राज्य थे जो है सहायक संधि को स्वीकार किए थे। अब देखिए कौन कौन है। ये आपको है हैदराबाद, ये आपको मैसूर, ये आपको तंजौर, ये आपको अवध, ये आपको पंजाब, ये आपको भोसले और ये आपको सिंधिया, है ना। तो ये इतने राज्य थे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, यानी HMT APBS, ये सभी राज्य थे जो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। और यही कारण था कि यहाँ के जितने भी राजा थे वह अंग्रेज़ों से घृणा करने लगे और मौके का तलाश में लगे कि किसी तरह इनको पराजित करना है या भारत से बाहर निकलना है और अपने राज्य को लेना है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे, नेक्स्ट हम आएंगे, है ना। तो एक नंबर था आपको सहायक संधि प्रणाली, दूसरा था आपको अवध के साथ विश्वासघात, 2 नंबर में था अवध के साथ विश्वासघात। समझिएगा, अवध में जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न की गई थी वह अंग्रेज़ों के द्वारा ही की गई थी, है ना। अवध में जो अव्यवस्था उत्पन्न की गई थी वह अंग्रेज़ों के द्वारा ही की गई थी। जो अवध के जो अंतिम नवाब थे वह वाजिद अली शाह थे, है ना। वाजिद अली शाह, है ना। ये अवध के अंतिम वाजिद अली शाह ये अवध के अंतिम नवाब थे। और जब भारत में लॉर्ड डलहौजी आता है तो कुशासन के
आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है ना। वाजिद अली पर यह आरोप लगाया जाता है कि आप अवध में शासन व्यवस्था को सही रूप से नहीं संचालन कर रहे हैं, इसीलिए अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है। और ज़बरदस्ती कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी द्वारा मिला लिया जाता है। हालांकि ब्रिटिश सेना में सबसे अधिक जो सेना थे वो आपको अवध के ही थे, है ना। सबसे अधिक ब्रिटिश सेना में जो सेना थे वो अवध से ही रिलेटेड थे। जब ब्रिटिश सेना को यह मालूम चला कि अवध के नवाब को अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया गया है, उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं उस ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सेना भी अपमानित अपने आप को महसूस किए और इसका बदला लेने के लिए समय का इंतजार करने लगे, ठीक ना। तो दूसरा नंबर था आपको अवध के साथ विश्वासघात। ओके, उसके बाद तीसरा जो नंबर था, तीसरा नंबर वह गोद प्रथा की समाप्ति। गोद प्रथा की समाप्ति समझिएगा, जो भारतीय राजवाड़े थे और जिनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, तो वह अपने वंश परंपराओं को चलाने के लिए गोद लिया करते थे, दूसरे के लड़के को गोद लिया करते थे। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में आया तो उसने सबसे पहले भारतीय राजवाड़ों से गोद लेने की प्रथा को समाप्त किया, और गोद लेने की प्रथा को जब समाप्त किया तो इसके अधीन झांसी, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, बघाट इत्यादि जो राज्य थे वह गोद प्रथा की समाप्ति के तहत यहाँ के राजा से इनके राज्य को छीन लिया गया, है ना। और छीनने के बाद इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, है ना। जो झांसी थे, झांसी की जो प्रमुख महारानी थी वह रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। इसके जो विधवा, ये इनके पति का जो नाम था वह गंगाधर राव था, और इनके जो पुत्र का नाम था जिसको गोद ली थे वह दामोदर राव था, है ना। गंगाधर राव की विधवा थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। और इन्हीं का गोद लिया हुआ जो पुत्र था वह दामोदर राव था, है ना। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने झांसी, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, बघाट को इत्यादि गोद प्रथा की समाप्ति के तहत सभी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और इसी को लेकर, झांसी को लेकर के रानी लक्ष्मीबाई ने ये एक नारा दिया था कि मैं झांसी को नहीं दूंगी, और इसी को लेकर के इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये तीसरा नंबर था आपको गोद प्रथा की समाप्ति। अब हम चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर में हम बात करते हैं आपको नाना साहब को बाहर निकालना, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे क्या किया कि आपको मराठों से, क्योंकि ये दत्तक पुत्र की समाप्ति को हम कहेंगे यहाँ पे चौथा नंबर में हम कारण डाल देंगे दत्तक पुत्र की समाप्ति। दत्तक पुत्र की समाप्ति समझिएगा, दत्तक पुत्र की समाप्ति। पेशवा, अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, अंतिम जो पेशवा थे वह बाजीराव द्वितीय थे, है ना। और बाजीराव द्वितीय का भी कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, और इन्होंने दत्तक के रूप में नाना साहब को गोद में लिया था, नाना साहब को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी जब भारत आता है उसने गोद प्रथा के साथ साथ दत्तक पुत्र को भी समाप्त करता है, और समाप्त करने के बाद संपूर्ण मराठा के जागीर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। और ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाता है तो नाना साहब के पेंशन को समाप्त कर देता है, और पेंशन जब समाप्त होता है तो मराठा से चलकर ये चले आते हैं कहाँ पे? कानपुर में, है ना। और कानपुर के
बिठूर नामक स्थान पर यह शरण लेते हैं, है ना, बिठूर नामक स्थान पर शरण लेते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जब इनके जागीरों से इन्हें वंचित किया गया था, पेंशनों से इनसे वंचित किया गया था, तो ये भी मौके के फिराक में थे कि जब कभी भी मौका है तो अंग्रेज़ों से हम अपने हार या अपने अपमान का बदला लेंगे, है ना। इसी के क्रम में लॉर्ड डलहौजी ने आपको हड़प नीति लागू की थी, है ना, हड़प नीति या व्यापगत नीति लागू की थी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जब भारत में आया था तो ये भी आपको एक कदम आगे, यानी लॉर्ड वेलेस्ली से एक कदम आगे था, और इसने आपको हड़प नीति, व्यापगत नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से इन सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ठीक ना, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर में, मुगल सम्राट को अपमानित करना, है ना। 5वें नंबर में हम बात करते हैं मुगल सम्राट को अपमानित करना। समझिएगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। जब लॉर्ड डलहौजी आता है तो इसने सबसे पहले मुग़ल सम्राट को लाल किले को छोड़ने का आदेश देता है। इसके अतिरिक्त मुग़ल सम्राट के नाम से जो सिक्के ढाले जाते थे उन सिक्कों को भी बंद करने का आदेश दिया, और साथ ही उत्तराधिकार के युद्धों में मुग़ल सम्राट के जो बड़ा लड़का था, जो उनका उत्तराधिकारी बन सकता था, उसके जगह उसके छोटे लड़के को राजा बनाया गया, यानी मुग़ल सम्राट बनाया गया। और जब मुग़ल सम्राट यानी बहादुर शाह जफर को गद्दी से उतारा गया, तब उतारने के बाद क्योंकि भारत की जनता की जो विश्वास थे मुग़ल सत्ता में, मुग़ल सम्राट में, वह विश्वास अंग्रेज़ों की वजह से टूटा, ठीक ना। क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट को गद्दी से गद्दी से उतार दिया तो भारतीय जो जनता थी वह अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गई, क्योंकि भारतीय जनता का जो विश्वास था अपने सम्राट में था, ठीक ना। और इसी वजह से मुग़ल सम्राट को जब अपमानित किया गया तो भारतीय जनता को यह आभास हो गया, एक भय हो गया कि अगर वो सम्राट के साथ इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो आम जनता के साथ वह किस तरह व्यवहार करेंगे, यह सोचनीय बात है। इसलिए भारतीय जनता भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गई कि हर हालत में अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करना है ना। तो ये 5वां नंबर था। उसके बाद 6 नंबर में हम बात करेंगे। 6 नंबर में वह अफ़गान में अंग्रेज़ों का पराजय। अफ़गान में अंग्रेज़ों का पराजय। समझिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये इसलिए कि पहले भारतीय क्रांतिकारियों या विद्रोहियों या सेनाओं में यह भय था कि अंग्रेज़ अपराजय हैं, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता या इनके ऊपर विजय को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन अफ़गान में जब अंग्रेज़ों की पराजय हुई तो भारतीय क्रांतिकारियों के मनोबल में वृद्धि हुई, उनके उत्साह में वृद्धि हुई कि हम भी अंग्रेज़ों को पराजित कर सकते हैं और भारत से खदेड़ सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अफ़गान में अंग्रेज़ों की जो पराजय होती है तो भारत में आपको भारतीय क्रांतिकारियों में मनोबल बढ़ता है, और इसी का कारण होता है कि राजनीतिक कारण के तहत अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। तो 1 नंबर था आपको राजनीतिक कारण। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारण। 2 नंबर में सामाजिक कारण। समझिएगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों में भारत के लोगों के अपने समाज में रह कर के अपने आचार व्यवहार को पालन करना बखूबी आता था, लेकिन अगर किसी बाहरी सत्ता द्वारा उसमें हस्तक्षेप या बर्दाश्त नहीं था। अंग्रेज़ों ने सामाजिक बनावटों में हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करने के बाद पहला इसने अपने आप को जातिगत उच्चता स्थापित, जैसे नस्ल भेदी, है ना, नस्ल भेद को लागू किया। यहाँ पे नस्ल भेद परंपरा को लागू किया, यानी भारत में आपको जातिगत
उच्चता को स्थापित किया, जातिगत उच्चता को स्थापित किया। साथ ही भारतीयों के साथ यह जातियों के आधार पे बहुत बुरा व्यवहार करने लगे, क्योंकि भारत में आने के बाद, क्योंकि भारत में इनका जो आने का मुख्य उद्देश्य था वह व्यापार था, न कि यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप था। लेकिन भारत में जब इनकी धन लोलुपता बढ़ती गई, साम्राज्य विस्तार बढ़ता गया, तो यह समाजों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए और यहाँ के लोगों के साथ जातिगत आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव शुरू कर दिया और इनके साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिए। महिलाओं को मारना, पीटना, बच्चों को पीटना और उस तरह से जातिगत आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, है ना। साथ ही इनके द्वारा, भारतीयों द्वारा जो समाज में जो परंपराएं चल रही थी, उनमें आपको ईसाई मिशनरियों को भेज करके यहाँ पे इनके जातियों को कन्वर्ट कराना, ईसाई धर्म में परिवर्तित कराना आरंभ कर दिए थे, ठीक ना। 1813 के अधिनियम के तहत ईसाई धर्म के प्रचार हेतु ईसाई पादरियों को भारत में भेजा गया और इनसे प्रयास किया गया कि जितना से जितना हो सके यहाँ के ईसाई धर्म में, यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए। साथ ही इनके अधीन भारतीय समाज में शिक्षा का जो विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया, वह विकास का मुख्य रीजन ही था, यह अंग्रेजों भारतीयों का ऐसा मानना था कि ऐसा न हो कि भारत के स्कूलों या शिक्षाओं में अंग्रेजी के माध्यम के बहाने या अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। यह आपको सामाजिक एकता को तोड़ने के इन्होंने प्रयास किया, ठीक ना। और साथ ही इन्होंने सामाजिक दोयम दर्जे का व्यवहार किया। मान लीजिए अगर कोई भारतीय ट्रेनों में चलता था तो ट्रेनों में इनके साथ नीचे बैठने के इनको दिया जाता था या उनके साथ बहुत दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, या किसी फंक्शन में इन्हें भारतीयों को आने जाने की मनाही थी, है ना। यहाँ तक कि अगर कोई अंग्रेज अपने आप को देखता था तो भारतीयों से उम्मीद करता था कि जब तक मैं गुजर ना जाऊँ तब तक वो खड़ा रहे या सलाम करे। इस तरह अमानवीय व्यवहार करते थे, ठीक ना। तो सामाजिक कारणों में हम जातिगत उच्चता नीचता और उनके साथ भारतीयों के साथ किया जाने वाला नस्लीय भेद को हम देखते हैं, है ना। इसके बाद तीसरे नंबर में हम आते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण समझिएगा, धार्मिक कारणों में सबसे पहले 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया गया। 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम के तहत भारत में जो योग्यता का आधार रखा गया वह शिक्षा नहीं रखा गया। पदों को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता का आधार रखा गया वह बल्कि शिक्षा नहीं रखा गया बल्कि धर्म रखा गया। और जो व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था उसी को पदोन्नति मिलती थी उसके नौकरियों में। जो व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करता था उसे पदोन्नति प्रदान नहीं की जाती थी और उसके साथ भी भेदभाव किया जाता था, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। क्योंकि अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य ही था कि इनके मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। साथ ही भारतीयों द्वारा जो सती प्रथा का आंदोलन था, सती प्रथा जो थी वो क्योंकि विलियम बेंटिक ने जो राजा राममोहन राय के माध्यम से समाप्त किया था, उसको जो रूढ़िवादी भारतीय थे उसको भी अंग्रेजों द्वारा अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना, है ना। और जिसका परिणाम था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो रूढ़िवादी भारतीय थे वह एक लामबद्ध होना शुरू हो गए। और शुरू होने के बाद इनके ऊपर आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे पुरातन से चली आ रही व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। तो धार्मिक कारणों में इसके अलावा ये भी कारण था कि इसके अधीन आपको अंग्रेज़ों ने जो सेना में भर्ती थे उनको आपको विदेशों में जा कर के युद्ध करने के लिए
नियम बना दिए कि वो जा कर के समुद्र पार जा कर के वो युद्ध करेंगे। हालांकि भारतीयों को, जो हिंदू थे, उनको समुद्र से बाहर जा कर के युद्ध करना पाप समझा जाता था, है ना। इस तरह से भी भारतीयों को भी, हिंदू भारतीयों को भी लगा कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म को यह पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, ठीक ना। तो ये हमारे धार्मिक कारणों में था। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण में। चौथा नंबर हम बात करेंगे आर्थिक कारण। समझिएगा, एक समय था जब भारत कृषि प्रधान एवं आत्मनिर्भर देश था, लेकिन जैसे ही 1757 में भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना हुई तो विभिन्न चरणों के माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा भारत को लूटा और खसोटा गया, है ना। भारत पे तरह तरह के नीतियाँ, गलत नीतियाँ लगा करके भारत के लोगों को लूटा गया। इनमें जो सबसे पहले नीति थी वो आपको भूराजस्व नीति थी, है ना। भूराजस्व नीति थी। भूराजस्व नीति के तहत अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त एवं महलवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से भारतीय किसानों को लूटने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जमींदारों के माध्यम से इनको किसानों पे अनावश्यक दबाव बनाया गया और दबाव बनाकर इन्हें तरह तरह से लगान लगा करके इनको लूटने का प्रयास किया गया, इन्हें गरीब बनाने का प्रयास किया। जिस तरह से अस्थायी जो ग्रामीण किसान थे, इनके इन गलत भूराजस्व नीति के चलते जिस तरह तबाह हुए, उस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ किसान भी लामबंद होना शुरू हो गए और इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए, है ना। इसके अतिरिक्त आपको भूराजस्व नीति के अलावा भारत में जो पहले से काम कर रहे होते, आपको कामगार थे, लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, हस्तकरघा थे, इन सब को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। जैसे कामगार, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकरघा इत्यादि को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। और समाप्त करने का प्रयास करने के पीछे मुख्य रीजन था आपको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, है ना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, है ना। इस क्रांति के कारण भारत से कच्चे माल को उद्योगों के लिए, इंग्लैंड के उद्योगों के लिए भारत से कच्चे माल का निर्यात किया गया इंग्लैंड के उद्योगों के लिए। और यहाँ निर्यात करने के बाद इन कच्चे मालों के माध्यम से यहाँ उद्योगों में वस्त्रों का निर्माण किया गया, वस्तुओं का निर्माण किया गया और पुनः इसे भारत में भेजा गया, है ना। जिससे यह परिणाम हुआ कि भारत में जो हस्तकरघा द्वारा या कामगारों द्वारा जो हाथ से बनाए हुए वस्त्र थे या वस्तु थे, वह मशीनों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं की अपेक्षा काफ़ी महंगे पड़ते थे। इसलिए कामगार, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकरघा इत्यादि यहाँ पे विनष्ट हो जाते हैं और विनष्ट होने के बाद यह बेकार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। जब बेरोजगार होते हैं तो यहीं पहुंच जाते हैं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं। और जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो इनके जाने के बाद कृषि पे, और पहले तो जनसंख्या का ऐसे ही कृषि पर दबाव था, जब ये शहर से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ये रुख किए तो वहाँ और कृषि पे दबाव पड़ गया। और जब कृषि पर दबाव पड़ा तो इसी का फ़ायदा उठाया साहूकारों ने, ज़मींदारों ने, जो मध्यस्थ के रूप में काम करते थे और इन्हें लूटने का प्रयास किया। और यहीं कहीं ना ये जो कारण बना वो आर्थिक कारण ही अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लामबंद हुए और विद्रोह में हिस्सा लिए, ठीक ना। तो ये हमारे आर्थिक कारणों में थे। उसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर में सैनिक कारण। 5 नंबर में सैनिक कारण। समझिएगा, अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और इसी बेरोजगारों का आलम था कि बहुत से जो युवा थे वह ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, है ना। ब्रिटिश
सेना में भर्ती हुए। हालांकि ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के जो अनुपात था वह 5:2 था, यानी ब्रिटिश सेना में सबसे अधिक भारतीयों की संख्या थी, है ना, सबसे अधिक भारतीयों की संख्या थी। लेकिन इनके साथ भी सेना में आपको द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया, इनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम लाया, वह नियम था द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856, है ना, लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया। इस नियम के तहत ब्रिटिश सेना में भर्ती होने वाले जो भारतीय सेना थे, इनसे यह शपथ लिया गया, इनसे यह दबाव बनाया गया कि आपको विदेशों में भी जाकर, यानी समुद्र पार जाकर भी आपको युद्ध करना होगा, है ना। हालांकि उस समय भारतीयों को समुद्र पार करना आपको पाप समझा जाता था, है ना। उस समय अगर कोई व्यक्ति विदेश चला जाता था या समुद्र पार कर दिया जाता तो उसे समाज या परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो इन लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम के तहत नए जो रंगरूट थे उन्हें आपको भारत से बाहर जाकर युद्ध करने के लिए दबाव बनाया। इस तरह से भारतीयों को लगा कि हर हालत में यह ब्रिटिश जो सेना है, ब्रिटिश कंपनी है, वो हमारे धर्मों को पथभ्रष्ट करना चाहती है। इसी के अलावा ब्रिटिश कंपनी ने वेतन के मामले में, वेतन भत्ता के मामले में, रहन सहन, खान पान इत्यादि में भी इनके साथ भेदभाव किया गया। हालांकि ब्रिटिश जो सेना में जो भारतीय सेना भर्ती थी, या भारतीय सेना चाहे कितना भी ईमानदारी से या बहादुरी से काम कर दे, लेकिन उनके परिणाम के रूप में, उनके पदोन्नति के रूप में वह जमादार से अधिक नहीं बढ़ सकते थे, है ना, जमादार से अधिक के पदोन्नति नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसके विपरीत जो ब्रिटिश सेना में जो अंग्रेज थे, उन्हें अच्छी खासी सुविधाएं दी जाती थी और उनको अच्छे वेतन दिए जाते थे। उनके वेतन के बदले भारतीय सेना को ज़्यादा वेतन नहीं दिया जाता था। और बात एक याद रखिएगा, ब्रिटिश सेना में भर्ती जितने भी भारतीय सेना थे, उनमें से अधिकांश जो सेना थे वो आपको अवध के निवासी थे, है ना। वो सबसे अधिक जो थे वह अवध प्रांत से थे, है ना। ब्रिटिश सेना में शामिल जितने भी सैनिक थे उनमें सबसे अधिक सैनिकों की जो संख्या थी वो अवध प्रांत से था। और एक बात याद रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी ने जिस तरह कृषि पर गलत नीति, भू राजस्व नीतियाँ लागू की थी, उस प्रकार वहाँ के कृषक परिवारों की स्थिति दयनीय थी। और उसी कृषक परिवारों से संबंधित वो सेना थे जो ब्रिटिश सेना में भर्ती थे। जितना उनको वेतन मिलता था, उस वेतन के माध्यम से अपने परिवार का खर्च नहीं चला पाते थे, लेकिन वही कृषि के माध्यम से वो परिवार का खर्च चलता था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जो गलत भू राजस्व नीतियाँ थी, उस तरह से वह कृषक परिवार भी तबाह हुआ था, बर्बाद हुआ था। और कहीं ना कहीं कृषक परिवारों पे किए गए अपमानजनक व्यवहार से कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश सेना में भर्ती शामिल हुआ। भारतीय सेना को भी यह दर्द होता था और वह उसके अपने दर्दों को महसूस करता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सेना में जो शामिल भारतीय सेना थी वह कहीं ना कहीं एक वर्दीधारी किसान थे, है ना। वो आपको वर्दीधारी किसान थे, है ना, कि क्यों न कहीं ना कहीं ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थे जिनके साथ अंग्रेज़ों ने अमानवीय व्यवहार किया था। और यही कारण था कि 1857 की क्रांति में जितने भी मैंने कारण बताया, उन सभी कारणों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वह सैनिक कारण था। क्योंकि 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने वाले जो प्रमुख थे वह सैनिक ही थे, क्योंकि सैनिकों ने ही 1857 की क्रांति को प्रारंभ किया। इसके पहले जितने भी कारण थे वह चिंगारी का काम, वह को एक अलाव का काम किया, लेकिन उस अलाव में चिंगारी का जो काम किया वह सैनिक कारण था। लेकिन इन सैनिक कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण आया, सैनिकों को क्रांति के लिए जो आगे बढ़ाया, वो था आपको तत्कालिक कारण। 6 नंबर में था आपको तत्कालिक कारण। समझिएगा, तत्कालिक कारण में ये था कि लॉर्ड कैनिंग ने आपको
पुराने ब्राउन बेस राइफल के जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, है ना। पुराने ब्राउन बेस राइफल की जगह नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कराया, और इस नए राइफल में जो कारतूस भरा जाता था वह दांतों से खींचकर भरा जाता था, है ना। दांतों से खींचकर कारतूस भरा जाता था, है ना। और चूँकि यह जो कारतूस बने हुए थे यह आपको सूअर एवं गाय के चर्बी से बने हुए थे, है ना। सूअर एवं गाय के चर्बी से बने हुए थे, है ना। जब लॉर्ड कैनिंग ने यह आदेश दिया कि जो पुराने ब्राउन बेस राइफल है उनको हटा करके नए राइफल को लागू किया जाए, और इस राइफल में जो कारतूस को भरा जाएगा वो आपको दांतों से खींचकर भरा जाएगा। चूँकि यह सैनिकों में यह फैल गया, काफ़ी तेज़ी से फैला कि जो कारतूस बनाया गया है वह गाय एवं सूअर के चर्बी से बनाया गया है। हालांकि चूँकि ब्रिटिश सेना में दोनों धर्मों के लोग शामिल थे, आपको हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे, इसीलिए दोनों सैनिकों को लगा कि किसी तरह अंग्रेज जो हैं हमारे धर्म को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, और इसी को लेकर के ब्रिटिश सेना में विद्रोह हुआ, है ना। जब ब्रिटिश सेना में विद्रोह हुआ तब चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध जो पहली घटना घटी, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध जो पहली घटना घटी वह आपको 29 मार्च 1857 को घटी, है ना। और कहाँ पर घटी? आपको पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में घटी, है ना। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में घटी। यहाँ पर 34वीं इन्फेंट्री का एक जवान था मंगल पांडे। इन्होंने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया, है ना। फिर समझिएगा, चर्बी लगे कारतूस के विरुद्ध पहली जो घटना घटी वह 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में घटी, और वहाँ एक सैनिक था, 34वीं इन्फेंट्री का जो सैनिक था वह मंगल पांडे था। ये मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद अपने 2 सेना अधिकारियों, एक नंबर था लेफ्टिनेंट बाग एवं दूसरा नंबर था जनरल सार्जेंट ह्यूसन, इन दोनों की हत्या कर दी, है ना। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध विद्रोह करते हुए आपको लेफ्टिनेंट बग एवं जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। जब दोनों अधिकारियों की हत्या की तब ब्रिटिश कंपनी ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, है ना। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। जब 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई तब जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सेना जो थे वह उनके अंदर एक असंतोष की लहर दौड़ी, और उसी असंतोष का लहर का परिणाम था कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। उसी लहर का जो परिणाम था वह 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, है ना। ये आपको 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण थे, है ना। इतना ही रन देते हैं। सबसे पहले हम 1857 के क्रांति के कारणों को हम समझ लिए, इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे तो हम प्रारंभ योजना यानी 1857 की प्रारंभ या योजना और 1857 के क्रांति का प्रसार और सफलता के कारण को हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो रहने देते इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ,
जल्दी लेकर चलना उचित नहीं है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक एक टॉपिक को मैं समझाते हुए लेकर चलूँ कि दोबारा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। मैं आपको एक एक टॉपिक को बताऊँगा और एक एक टॉपिक को बताते हुए उसके समझाते हुए लेकर चलूँगा कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और मैं ये भी अब प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते चलूँ, है ना। ये 1857 की क्रांति मान लीजिए अगर ख़त्म हो जाता है तो 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, है ना। ये मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी ही 1857 की क्रांति को समाप्त कर इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते चलूं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए, है ना। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।